Good afternoon, friends. Welcome to Unlock Market Secrets Weekly Analysis. Today is 20th of June. We have entered into 4th week of June 2022. I am Praveen Agarwal and my channel is purely for education purpose only. We don't provide any tips or recommendation. We try to help you form a view about how the current market is behaving and help you make an informed decision about the expected behavior in coming days. This will help you make better trading decisions, and my aim is to restrict your losses. My aim is to try to give you maximum profits, but profit or loss comes purely upon how you make the trade. So you have to strictly follow all trading disciplines, which involves risk management, money management, entry level stop losses, maintaining stop losses, respecting stop losses, and taking trades according to your capital size. So once you have done this, then I am pretty sure you will be in a better positions. तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं in continuation with our first part of video shared with you today morning. जैसा मैंने आपसे कहा कि आज का वीडियो 3 से 4 पार्ट में हो सकता है, तो क्योंकि एक एक वीडियो ज़्यादा लंबा होने से आप देख नहीं सकेंगे, तो इसीलिए अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आ गए हैं. फ़िलहाल हम मार्केट को चेक कर लेते हैं जब हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं, और मार्केट अभी ऑलरेडी हम लोग को 9 कब 1 बज गया, करीब 4 घंटे हो गए हैं. 1 मिनट आपको मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. तो मार्केट अभी हम देख रहे हैं, सुबह उसने ओपनिंग करके नेगेटिव जोन में ले आया था, उसके बाद वापस संभाल करके ऊपर लेके चल रहा है. फ़िलहाल 15300 के ऊपर काम कर रहा है. एट प्रेजेंट एग्जैक्ट लेवल इज़ 15330 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है ना दोस्तों. तो मार्केट अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है. निफ्टी हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव में है और बैंक निफ्टी हमारा थोड़ा सा नेगेटिव में है, लेकिन दोनों में अप एंड डाउन बोथ साइड का मूवमेंट है. और फिलहाल हमारा जो एक चैनल रेंज आप देख रहे हैं, ये वाला, इसके ऊपर ही काम कर रहा है. अभी देखते हैं आगे फर्दर कैसा काम करता है. लेकिन हम लोग आज इस समय के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रॉडर पिक्चर के बारे में बात करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं, जो हमारा काम है. तो हम लोग वीक में 2 बार मिलते हैं. मैं आपसे सारे व्यूज़ को शेयर करता हूँ. मंडे के मॉर्निंग में पूरे वीक का आपको एक नज़रिया देता हूँ, और थर्सडे की मॉर्निंग में जो भी 3 दिन का कारोबार हुआ है उसके कारण कोई भी चेंजेस हुआ हो तो आपसे मैं शेयर करने का कोशिश करता हूँ. तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में आज बात किया है, उसमें मेरा फर्म बिलीव है कि हम लोग को अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलना है. वो दिन कोई भी हो सकता है, एग्जैक्ट डे का बोलना बहुत मुश्किल है. हो सकता है ये पूरा वीक ले ले, धीरे धीरे करके आगे बढ़े. हो सकता है 3-4 दिन बाद करे, और हो सकता है ये आज ही अपना काम ऊपर शुरू कर दे. हम लोग जो लास्ट वीक बात करके गए थे, उसमें हम लोगों ने 3 केसेस के बारे में बात किया था कि मार्केट किस तरह से खुलने का या काम करने का कर सकता है. ये हमारे अपडेट वीडियो थर्सडे वाले में हमने आपसे शेयर किया था. मार्केट है, ये डायनामिक है, इसका अपना तरीका है काम करने का. तो मार्केट ने अपना जो दूसरा वाला नज़रिया था उसको सेलेक्ट किया. पहले गैप अप खोला, उसके बाद ग्रेजुअली नीचे गिरता गया, और फिर गिरने का सिलसिला उसका रुका नहीं. हमारा मानना था कि वो रुक जाएगा कोई भी पॉइंट पर जो 15670 के नीचे होगा, चाहे 10-20 पॉइंट हो, चाहे 200 पॉइंट हो, मार्केट डिसाइड करेगा. लेकिन हमारे हिसाब से आइडियली उसको 15550 के आसपास रोक देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा करेंगे तो 15470 हमारा लास्ट लेवल था. लेकिन वहाँ से भी फर्दर इसने 200-250 पॉइंट का करेक्शन दे दिया था. लेकिन कोई ख़ास बात नहीं है. जब ऐसे माहौल में हम रहते हैं ना, तो गाड़ी कहीं भी रुक सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना एक्चुअली में मुश्किल है. अभी ये जो वीडियो हमारा है, क्योंकि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हमने आपको बेसिक व्यू आज सुबह शेयर कर दिया था, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको क्या करना है. तो वो आपको मिल गया है. अब हम बातें कर रहे हैं इत्मीनान से. जो हमने आपसे शेयर किया है, बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी आज के वीडियो में भी. तो इसको आपको 2-4 बार देखना पड़ सकता है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है. जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी हम लोग गाड़ी में बहुत स्पीड से चला रहे होते हैं और हम ब्रेक लगाते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं था कि गाड़ी तुरंत वहीं रुक जाएगी. कभी कभी वो 2 मीटर आगे रुकती, कभी कभी 50 मीटर आगे रुकती है जा करके. तो ऐसा ही हमारे इस बाज़ार में भी काम होता है. तो इसी कारण से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो नीचे खींच के ले गया. कोई ख़ास बात नहीं है. लेकिन अब ख़ास बात सिर्फ एक ही है
वहाँ से अब उसको फर्दर नीचे नहीं जाना चाहिए, बस इतना ही खाली है। मेरा आपको मैंने व्यू पिछले वीडियो में शेयर कर दिया है। मेरा क्लियर इन मानना है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये संभाल लेगा और आराम से चलेगा। अब खाली चलने का हमको बिहेवियर देखना है। तो हमने बहुत सारी बातें उसमें अपने आपके साथ में शेयर की थी, अब उसको थोड़ा हम आगे एलाबोरेट कर लेते हैं और चार्ट्स पे भी चल के देखेंगे एक एक कर। तो हम लोग जो लास्ट वीक बात किए थे उसमें हमारा ये मानना था कि हमारा जो भी लेवल नीचे का है, जब ये पूरा काम हो जाएगा उसके बाद मैक्सिमम 2-1 दिन ये ले सकता है उस लेवल पे काम करने के लिए, उसके बाद उसको ऊपर चलना चाहिए। अब क्योंकि सिनेरियो बड़ा अजीबोगरीब हो रखा है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा मायूसी छाई हुई है, तो इस कारण से 1-2 दिन की जगह हो सकता है कि वो 3-4 दिन ले लें, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सब पिछले 1 महीने से मार्केट से बाहर हैं, आपके पास ट्रेडिंग पोजीशन या तो बिल्कुल भी नहीं है, और जिनका कैपिटल साइज़ बड़ा है सिर्फ उन लोगों ने थोड़ा बहुत डेयरिंग करके अपना पोजीशन बना के रखा है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो जब हम मैदान में रहते हैं, बाउंसर्स भी आते हैं, थोड़ी चोट भी लगती है, हमको सारे चीज़ झेलने पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है पिच पे टिके रहना। हम पिच पे टिके रहते हैं तो हमको लूज़ डिलीवरी भी मिलती है, उसमें हमारे रन बनते हैं, लेकिन आउट हो गए तो सारा खेल ख़त्म है। तो इसीलिए रिटायर्ड हर्ट होना है, हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन आउट नहीं होना है, इसका हमको विशेष ध्यान रखना होता है। तो अब ये वीक है, ये हमको मार्केट को देना पड़ेगा, उसको इस पूरे माहौल को थोड़ा सा उसको कूल डाउन करने के लिए, और धीरे धीरे ये अपने आप को स्टेबलाइज करके ऊपर की तरफ चाल शुरू कर दे। उसमें 2 दिन 5 दिन जो भी लेना चाहे, अपने को ये वक्त उसको देना पड़ेगा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। तो हमने जो पिछले वीडियो आपसे शेयर किया था वो इसमें यह था कि अब सबसे ज़रूरी रह गया है कि ये जो भी चाल ऊपर लेता है वो इसका टिकाऊ होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि बढ़े और तुरंत ही नीचे गिरा दे और पुराने लेवल्स को जो है वापस से रीटेस्टिंग करने आ जाए। ऐसा होने से सारा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग को पूरे जो भी हमारा एक जो स्टोरी चल रहा है, एक थीम चल रहा है, उसको हमको पूरा रीएनालाइज करना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा कि आगे फिर क्या होता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम उसकी बातें क्यों करें, हमें तो बाज़ार के साथ चलना है। तो मार्केट हमको जैसे बता देगा अपने उस समय चेंज हो जाएंगे। तब तक के लिए हमें बिल्कुल चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने एनालिसिस के ऊपर में अपनी सोच पे विश्वास रखना है। मैंने रख के रखा है, आपकी चॉइस है। मेरा किसी को कोई प्रेशर नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ मेरा व्यू शेयर करता हूँ। जो लोग मेरे व्यूज़ को समझते हैं और उस पर कोई भी तरह का काम करते हैं तो वो कर सकते हैं। जिनको डाउटफुल है तो कोई ख़ास बात नहीं है, बैठ के तमाशा देखो। जैसे जैसे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे तब पार्टिसिपेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने मेरा व्यू आपको क्लियर कर दिया है। ऐसे माहौल में क्या होता है, यदि बाज़ार थोड़ा सा भी यहाँ से अब फर्दर करेक्शन करता है टाइम वाइज, तो उसमें गड़बड़ क्या होता है, फिर वो टाइम वाइज खाली नहीं करता, वो प्राइस वाइज भी कर देता है। भले वो कितना भी हो उसका हम लोग असेसमेंट करते रहेंगे, लेकिन उसमें हम लोगों को दिक्कतें फिर बहुत सारी आ जाती है। तो इसी कारण से हम लोगों को सिर्फ इतना ही वॉचफुल रहना है, इससे ज़्यादा का नहीं। पिछला वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमको अब निफ्टी के प्राइस के लेवल से कोई मतलब नहीं है, हमको अब सिर्फ टाइम को देखना है। तो अब हमारे पास टाइम भी 2-4 दिन ही रह गया, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जब चार्ट्स में चलेंगे तो आपको दिखा देंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, और आगे हमको क्यों सिर्फ निफ्टी को ही देखना है। बैंक निफ्टी को देखने का इस समय कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। तो आपको बिना कोई झिझक के, बिना कोई हेजिटेशन के बहुत क्लियर कहा है कि अब नए पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा ही फेवरेबल हो रखा है। तो मार्केट में हम लोग काम करते हैं, हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रख के काम करना होता है। एज ए ट्रेडर हमको तभी अच्छा पैसा बनता है। तो जितना हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ेगा उतना हमारा प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा बढ़ेगा। आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:10 का हो चुका है। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं बाज़ार में। हम लोग बोलते हैं कि आइडियली 1:3 का रेशियो हो तो आपको ट्रेड ले लेना चाहिए लेकिन हमको वो भी नहीं मिलता है। हम लोग को 1:1, 1:2 के अंदर में काम करना होता है। आज इस जगह पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ज़्यादा फैक्टर इन करेगा हमारे लिए, उसको देख के करना है। चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो चार्ट्स में कोई कंफर्मेशन नहीं है, एकदम क्लियर बात है।
वहाँ पे सब जगह वही है जो सबको दिख रहा है, जो सबको दिखाया जा रहा है और जो छप चुका है, वो है क्लियर साइन ऑफ डाउन ट्रेंड। बहुत मंदी है, उसके अंदर बहुत फियर भी है लोगों के अंदर में, सब कुछ उसमें साफ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको मालूम है, मैं प्योरली चार्ट्स देख के कभी भी कोई एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं बहुत सारे चीज़ों को देख करके, जोड़ करके तभी अपना व्यू को फॉर्म करता हूँ। तो उनमें से एक सबसे अहम चीज़ है जो आज आप फिर से सीख लीजिए, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसको आपको ध्यान में रख के काम करना है। स्टॉप लॉस हमारे साथ में है, हमको हमारा स्टॉप लॉस पता है, तो हमको कोई चिंता नहीं है। स्टॉप लॉस के बारे फिर से रिमाइंडर देता हूँ, स्टॉप लॉस आपका वो एरिया है, आपने जो भी एक स्टॉप लॉस चुन लिया, उस लेवल के नीचे जैसे जाता है आपका स्टॉप लॉस हिट है, आपको सौदे से बाहर आना है। लेकिन भूलना नहीं है, क्योंकि आपके लिए व्यू उस लेवल के नीचे नेगेटिव की तरफ चला जाता है। यदि वापस आपके स्टॉप लॉस के अंदर में एंटर कर जाता है तो आपको फिर से बाई पोजीशन बनानी है। तो बहुत बार ऐसा होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, होने दीजिए। लेकिन आपको इसी विश्वास के साथ में स्टॉप लॉस के अंदर वापस आते नया सौदा फिर से बनाने का हिम्मत करना होगा। जहां आपका 3-4 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन एक टाइम तो ऐसा ज़रूर आएगा कि वो हिट नहीं करेगा और वहाँ से नया चार्ट ले लेगा। तो उसके अंदर आप देखेंगे एक सिंगल डे के सौदे में ही आपका पूरा स्टॉप लॉस का पैसा जितना भी हिट हुआ होगा सब एक ही दिन में निकल जाएगा और वहाँ से सिर्फ प्रॉफिट का आपको मज़ा मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रख करके आपको स्टॉप लॉस को भी हैंडल करना आना चाहिए, ये आपको विशेष एक ध्यान देना है। अब मेरा जो पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मेरा नया स्टॉप लॉस जो है वो 15,200 का बन चुका है। तो 15,200 यहाँ से करीब 100-150 पॉइंट दूर है, ज़्यादा नहीं है। वो हम बना के अपना चल रहे हैं। जितनी बार हिट होगा मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं पूरा रिस्पेक्ट करके उसको हिट होने दूंगा। लेकिन जब जब 15,200 के ऊपर आएगा मैं हर बार नया पोजीशन बनाऊंगा, उससे मैं बिल्कुल नहीं कतराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये वो जगह है, बाउंस बैक कभी भी आ सकता है, कभी भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन बाउंस बैक के पहले थोड़ा तकलीफ ये फिर से दे सकता है, इसका भी संभावना हमेशा खुला रहता है। इसीलिए हमको स्टॉप लॉस को हिट होने के बाद भी सौदे में बने रहने का पूरा कोशिश करना है। तो हमको स्क्रीन पे देखते रहना होगा, ध्यान देना होगा, बिल्कुल देना होगा। ये बात गलत हो जाएगा कि हम उसको हिट करके भूल जाएंगे तो मौका हाथ से निकल सकता है। ये लेवल फिर से याद दिला दूँ, जितना नीचे की तरफ आप ले पाएंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ते जाएगा। यानी यदि आप 16,225-50 के आसपास भी ले पाते हैं, नॉट 16 सॉरी 15, 15,200-225 के आसपास भी आप ले पाते हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:10 से बढ़ के 1:20 हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा। तो ऐसे मौके चूकना मेरे नज़र में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहलाएगा जो है। तो इसको आपको ध्यान में रख के काम करना है। तो हम लोग अब मार्केट के काम करने के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट का आदत है, आम आदमी यानी कॉमन जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है या जो कॉमन इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी है, पार्टिसिपेंट भी है, उनके साथ, उनके माइंड के साथ में ये गेम खेलती है। ये कभी भी आपको कंफर्टेबल लेवल नहीं ला के देगा जहाँ आप कंफर्ट हो जाए कुछ भी सौदा लेने के लिए। तो इसीलिए अपने हर सोचे हुए लेवल पे ये हमको दिक्कत देगा। हम जिस भी लेवल का इंतज़ार करेंगे, चाहे शॉर्ट करने के लिए चाहे लॉन्ग करने के लिए, वो लेवल के आसपास आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो परेशान करेगा, जिससे हम सौदा में बन नहीं पाए। और सौदा में हम तभी बन पाएंगे जब उसको उल्टा काम करना होगा। तो ये मार्केट का बहुत ही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में या रिटेल ट्रेडर्स के साथ में प्ले करने का। तो इस चीज़ को जो है हम ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे लोग हैं जो हायर लेवल में फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर या ट्रेडर्स, आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने प्री कोविड लेवल पे, यानी जब कोविड हुआ था उसके पहले 12,000 निफ्टी 12,200-400 के बीच में था, वहाँ पे जितने लोगों ने भी एंटर किया था, जिनको मौका नहीं मिला था कोविड के लॉकडाउन होने के कारण, वो सारे फंस गए थे। तो बाज़ार वहाँ से क्रैश करके 7,500 के आसपास आ गया था। तो जब 7,500 से वो गिरते पड़ते ऊपर में 12,000 तक आ गया, तो उस प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 12,000 लेवल के आसपास वो सारे इन्वेस्टर या पोजीशन जिन्होंने भी हिम्मत करके बना के रखी थी, ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे जनवरी के आसपास, जनवरी 2020, उन सब का माल 100%
मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, सबका माल निकल चुका है। कोई 2-1 जन छूट गए तो पता नहीं, उनका सारा माल साफ़ हो चुका है। वहाँ से उन लोगों ने 18,600 तक का लेवल देखा है। तो उनमें से कई लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि 12,000 फिर से आ जाए तो हम ले लेंगे। तो हम लोग जो 12,000 का नॉइज़ सुन रहे हैं स्ट्रीट में, वो ऐसे लोगों का ही सुनना है और कुछ नहीं है। वो उम्मीद पे खाली बैठे हुए हैं, लेकिन उनका ये उम्मीद कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। अगेन वही बात है, यदि वर्ल्ड में कोई बहुत अफरा तफरी मच जाए, कहीं वॉर हो जाए, तब तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेवल आ सकता है। इन नॉर्मल सिनेरियो जो अभी हम जिस स्थिति में हैं, जितने भी ख़राब न्यूज़ हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं, सारे के सारे न्यूज़ को मार्केट एब्जॉर्ब कर चुकी है, डिस्काउंट कर चुकी है। मार्केट बहुत फास्ट डिस्काउंट करती है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में यदि वो नीचे नहीं आया है, तो आगे भी नीचे जल्दी से नहीं आएगा। तो इसलिए 12,000 के सपने देखने वाले सपने ही देखते रह जाएंगे। समस्या उन लोगों के साथ में है जिन लोगों को निफ्टी जब 16,000 के ऊपर चला गया था, तब उनको कॉन्फिडेंस आया निफ्टी के अंदर में कि हम लोग को हाँ बाई करना चाहिए। और वो 16,000 से लेकर 18,600 के बीच में उन लोगों ने नया पोजीशन बनाया था। वो सारे लोग दिक्कत में हैं, उन सब के पोर्टफोलियोज रेड में हैं, क्योंकि उनको निकलने का मौका तो मिला नहीं। आपको ध्यान होगा जब 18,000 का लेवल आ गया था तो चारों तरफ ज़बरदस्त ऑप्टिमिज्म था। हम लोग स्क्रीन पे देखते थे, दुनिया भर के स्टॉक्स थे जो 52 वीक हाई लगा रहे थे, और दुनिया भर के स्टॉक्स थे जो ऑल टाइम हाई लगा रहे थे। तो सारे के सारे बिना कोई सर पैर सोचे जिसमें हाथ लगाते उसमें पैसा बनता, और वो कूद कूद के लेते गए। फंसना तो था ही उनको, वो फंस गए। और अब उनके हाथ में 18,600 वाले जो एंट्री का लेवल था, वहाँ से लेके 16,000 तक के लेवल वाले लोग सारे वहाँ पे फंसे हुए ट्रैप्ड हैं। तो अब उसमें से ये जो फॉल आया है, जिसमें अब सब लोगों को एक कॉमन एक मिल गया है लेवल, वो है 14,000 का, कि यहाँ तक तो इसको आ ही जाना चाहिए। और हमने भी आपसे लेवल शेयर किया था कि 13,900 तक अब ये आ सकता है यदि ये लेवल को नहीं संभाला तो हमारे चार्ट्स भी बोल रहे हैं, इस तरह के लोग भी बोल रहे हैं। तो जब कभी इतना कुछ एकदम क्लियर होता है ना, तो ऐसा काम नहीं होता है। मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर किया हुआ है, लो एक्सपेक्टेशन हाई रिटर्न, हाई एक्सपेक्टेशन चांस ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है वहाँ डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगा, और जहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है वहाँ बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है छिपा रहता है, वो बाज़ार में मिलेगा। ऐसा बाज़ार आज तक काम करते आया है, और ये ऐसे ही आगे भी काम करेगा। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करेगा सिचुएशन के हिसाब से। जितने समय बीत रहे हैं, जितने जितने ट्रेडर्स स्मार्ट होते जा रहे हैं, मार्केट तो स्मार्ट था ही, वो भी और स्मार्ट हो जाता है। तो उसको पता है कि हम लोगों का जो कॉमन माइंडसेट पीपल है, हम लोग के सोच में क्या अपग्रेडेशन हुआ है, उस अपग्रेडेशन को भी वो डिस्काउंट करके खेलने का उसको तरीका आता है, वो खेल लेगा। तो यहाँ पर हम लोग अब बात कर रहे हैं 18,600 से 16,000 या 15,000 तक के लेवल के लोग जो फंसे हुए थे, अब वो बुरी तरह फंस गए हैं। क्योंकि मार्केट ने इतना सुंदर तरीका अपनाया है, उसने इंडेक्स में तो बहुत कम करेक्शन दिया है, 15 से 20% का खाली करेक्शन आया इंडेक्स में, लेकिन स्टॉक्स में उसने 40 से 70% का करेक्शन दे दिया है। इतना बुरा हाल कर दिया है सबका। तो ये जो सारे फंसे हुए हैं, इनमें बहुतों का तो माल पैनिक के अंदर कट चुका है, और जिनका बच गया है अब इनका सारा माल मार्केट एब्जॉर्ब करेगी हर राइज पे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये हर राइज वो सस्टेन होना चाहिए, वहाँ टिकना चाहिए। जैसे टिकते जाएगा वैसे अच्छा होता जाएगा, क्योंकि जहाँ वो खड़ा कर देगा तो इन्हीं लोगों को लगेगा कि अब फिर से गिरेगा ये, तो फिर से गिरेगा तो अपना माल को बेचेगा और मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ये है इसका मार्केट का ब्यूटी, इसका काम करने का तरीका। बुलिश से बुलिश आदमी को भी उसके दिमाग में इतना हिला देता है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो पोजीशन बना सके। ये एकदम टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बुल मार्केट है, जिसमें हम लोग एंटर कर चुके थे प्री कोविड के कारण डेंट लगा, लेकिन और ये सिलसिला को चलना है कम से कम 5-10 साल, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ डिसीजन लिए गए हैं सरकार की तरफ से, जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट्स के ऊपर में ध्यान दिया गया है, उन सब का असर तो हमको आने वाले समय में दिखेगा ही दिखेगा। तो ये तो बहुत लंबा गेम चलने वाला है। आपको हम दिखाएंगे बड़ा बुल ट्रेंड क्या होता है। आपको अमेरिका के, जापान के सारे चार्ट्स दिखाऊंगा आज, और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये बड़े ट्रेंड को हम किसको बोलते हैं, बड़े ट्रेंड जो वो आपको दिखाएंगे, और उन बड़े ट्रेंड में किस तरह बीच बीच में करेक्शन आती है,
और वो उसको हेल्दी बनाती है उस बड़े ट्रेंड को मेंटेन करने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये आपको सीख भी लेनी है। तो जितने भी लोगों ने नीचे के लेवल पे बाई किया था, कोई भी लेवल हो, चाहे 8,000 से लेके 12,000 14,000 तक भी बाई किया हो, उनके जो नीचे के लेवल से बाई किए हुए वो सारे आज भी प्रॉफिट में हैं। यदि आप देखें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं वेदांता का ही। तो वेदांता 70-80 रुपये में जिनका लिया हुआ है या 100 रुपये में भी लिया हुआ है, उनके क्या फ़र्क पड़ गया। आज भले ऊपर से गिर के 250 आ गया हो, 100 रुपये का तो डिविडेंड मिल चुका उनको। उस डिविडेंड इनकम के अलावा उनका कैपिटल अभी भी डबल से बेसी है। इस तरह के बहुत स्टॉक आपको मिल जाएंगे। जैसे टाटा स्टील है, 1550 से गिर के 950 आ गया, क्या फ़र्क पड़ गया। चला तो 300 रुपया से है ना, तो 300 से 900 देखेंगे तो 3 गुना फिर भी है। तो इस तरह का चीज़ है। तो तकलीफ ऊपर वाले को है, नीचे वाले के लिए वो किसी को तकलीफ नहीं है और वो होना भी नहीं है उनको, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो अब अपना जो इच्छा है, जैसे मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि मेरी इच्छा कि नीचे एक बार मार दे तो बढ़िया रहेगा। अपनी इच्छा अब ये है कि अब ये ऊपर बढ़े, एक साथ खींच के नहीं बढ़ाए, धीरे धीरे बढ़ाए 16,200-300 तक 100-200 पॉइंट बढ़ाए और वहाँ पे आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटे टिक जाए, खड़ा कर दे, थोड़ा थोड़ा नीचे गिराने का ड्रामा करे, जिससे कि लोगों को लगे कि अब गिरा और वो अपना माल बेच दे, उनको लगे कि एक नया टॉप बन गया है। तो उस तरह का काम होए और फिर बाद में खींच के 200 पॉइंट फिर बढ़ा दे और ये स्टोरी रिपीट करता रहे 16,200-300 तक। ये होता है तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद में हमको 16,200-300 तक यदि काम हो गया तो वहाँ से 17,200 तक का भी हमको शायद इस जून में ही देखने को मिल जाए, नहीं तो 16,300 तक का तो बाउंस बैक के लिए आप तैयार हो ही जाइए जो है। अभी 2 मिनट पहले मैंने चेक किया, हमारे एक मित्र ने व्हाट्सएप में शेयर किया है कि मार्केट में अलग अलग लेवल्स की कौन कौन किस किस तरह का लेवल सोच रहा है और कहाँ बाई है, कहाँ बाई है, यानी टाटा बाय बाय है, वो सारे उसमें लेवल लिखे हुए हैं। तो ये लेवल वही थे जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है। कॉमन लेवल उसमें 14,000 का निकल के आ रहा है। तो 14,000 जो हम लोग बात करके गए हैं पिछले पार्ट 1 के अंदर में, वो कॉमन निकल के आ रहा है लेवल। तो उसके ऊपर में आप मान के चलिए बहुत से लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि वो मिल जाए तो बस वो कूद के ले लें, पहला चीज़ ये। और दूसरे बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो शॉर्ट करने के लिए तैयार है। मतलब जितने भी अपने जो जिसको बोलते हैं ना नए बियर्स पैदा हो गए इस मार्केट में, वो शॉर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं अब किसका क्या होना है, कैसे होना है, देखते हैं। लेकिन ये एक सिचुएशन बन रहा है। हाईली ओवरसोल्ड मार्केट में हम ऑलरेडी हैं। यदि यहाँ पर हर एक बाउंस के ऊपर में नया शॉर्ट क्रिएट होगा तो हम और ओवरसोल्ड हो जाएंगे, हम और हल्के हो जाएंगे हम। तो वो हमको एक बहुत बड़ा फ्यूलिंग का काम करेगा। और किसी कारण से, जो कि मेरा विश्वास है कि होगा, ऐसा देख के लग रहा है मेरे को होना चाहिए, कि क्रूड हमारा जो है $90 के नीचे आ जाए। यदि वो आ जाता है तो इन्फ्लेशन कम होने लग जाएगा। इन्फ्लेशन कम होने लग जाएगा तो शायद हो सकता है कि यूएस अमेरिका की सरकार को नेक्स्ट फेड मीटिंग में कोई रेट हाइक करने की ज़रूरत पड़े ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उनके अभी क्या है, आगे इलेक्शन वगैरह हैं और जिस तरह का माहौल बन गया है उसमें जो बाइडेन सार जो है सब जो है उनका तो समझ लीजिए अब टाटा बाय बाय का नंबर आ गया है। तो उनको अपने यदि सीट बचानी है, अपनी पोजीशन बचानी है, तो उनको अब ग्रोथ पे ध्यान देना होगा। उस चीज़ पे उनका दिमाग ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा जब ग्रोथ पे ध्यान देना होता है तो जितने एग्रेसिवली इन्होंने जो रेट कट किए हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। इस बार उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट एक साथ ही काट दिया है। तो उससे यदि हमारा क्रूड प्राइस अब गिर जाता है, एक तो फर्दर कट की जगह ख़त्म हो जाएगी और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं हो कि कुछ सुधार भी करना पड़े तो कर दें, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनके साथ 2 प्रॉब्लम एक साथ ट्रैवल कर रही है। एक है क्रूड का ऊंचा होना, दूसरा है डॉलर इंडेक्स का बहुत ऊपर होना। ये दोनों उनके लिए समस्या पैदा कर रही है। तो इसके ऊपर में इन्फ्लेशन का बहुत ज़बरदस्त मार पड़ रखी है उनके ऊपर में। तो ये जब तक दोनों कूल डाउन नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आएगा तो तकलीफ़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से अब अमेरिका को कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे जहाँ पर फर्दर रेट इंक्रीज़ का गुंजाइश मेरे को लगता नहीं रहना चाहिए, वो नहीं करेगा। यदि ऐसा हो जाता है और वहाँ के बॉन्ड यील्ड भी आकर के एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो जितने एफआई जो मनी को विड्रॉ कर रहे थे उनकी यदि विड्रॉल रुक जाती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा प्लस का काम करेगा।
और यदि उनकी वापस से बाइंग शुरू हो जाती है तो सोचिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट का काम करेगा। और तीसरा, जो बियरिश लोग हैं, एक तो पुराने जो पैदाइशी बियरिश है, एक तो वो है जिनको तो हर लेवल पे बेचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए वो बेचते ही रहेंगे। उसके साथ में जो नए बियर्स बन गए हैं वो बेचेंगे। नए बियर्स को आता नहीं है बियरिश होके कैसे खेलना है, वो ट्रैप होंगे उसके अंदर। तो ये सारे मिल करके वो उस तरह के नज़ारे दिखाने का एक ग्राउंड तैयार हो चुका है, जिसकी हमने आपसे बात की थी 2 महीना पहले कि हम ये जो पहला हाफ निकल जाता है तो सेकेंड हाफ में हमको 2021 से हमारा बेहतर 2022 जाएगा। इसकी संभावना इन्हीं बहुत सारे कारणों के कारण जो है बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है कि ऐसा होने की संभावना है। तो हमको जैसे 2020 में बहुत लोगों का वो गाड़ी छूट गई थी, सवार नहीं हो पाए थे, उनके मन में रिग्रेट रह गया था, वो सब चाह रहे थे कि एक बार फिर से मौका मिल जाए, फिर से मौका मिल जाए तो हम ले लेंगे। तो जो लोग उस समय नहीं ले पाए वो तो इस समय भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनका सोच तो बदल नहीं सकता जो है। लेकिन हम लोगों ने उस समय भी मौज किया था तो हम इस समय भी मौज करेंगे। इसीलिए हमको ये रिस्क और इश्यू को ध्यान में रखते हुए, इन सारे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमको लेना है। हड़बड़ी इसलिए नहीं करना है क्योंकि भाई हमको 2-3 दिन बाकी है ना, इनको बाजार को लेने दो, 2-3 दिन लेने दो। लेकिन आप स्टॉप लॉस लगा के अब आप काम कर सकते हो खूब आराम से, एकदम कर सकते हो। फिलहाल इंडेक्स में कर लो, स्टॉक स्पेसिफिक हो नहीं करके एक बार इंडेक्स में कर लो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि स्टॉक्स में कौन सा ज़्यादा करेक्शन देगा किसी को नहीं मालूम, तो इसलिए एक बार उसको अपना काम कर लेने दो। जिन जिन स्टॉक्स को जहाँ तक और फर्दर कुछ गिरना है तो गिर जाने दो। जब इतने सारे स्टॉक्स में करेक्शन आ करके भी इंडेक्स मैनेज्ड है तो कोई ना कोई स्टॉक्स तो है जो संभाल के रखे हैं। तो आपने देखा आईटी स्टॉक्स वगैरह भी कितने गिर गए, उसके बाद भी हमारा इंडेक्स तो संभला हुआ है ना, चाहे वो रिलायंस के कारण हो, चाहे और अपने एफएमसीजी के जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उनके कारण हो, संभला हुआ तो है ना। तो बस यही बात है। तो अब आगे अपने को एक बार फिलहाल के लिए इंडेक्स के ऊपर में आप ध्यान दें, पोजीशन बना के काम करें स्टॉप लॉस लगा करके। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, कंफर्मेशन आते जाएगा, हम अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बढ़ाते जाएंगे। ये हमको देखना है, हमको ऐसे काम। अब ये जितना ज़्यादा टिक टिक करके ऊपर चलेगा उतना ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, उतने ही स्ट्रॉन्ग बाउंस आने की संभावना इसमें बनते जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है बस एक ही चीज़ को वॉच करना, जो भी चाल ऊपर लेगा बस वहाँ पर गिराए नहीं, बस वहाँ टिकते जाए चलते जाए, टिकते जाए चल। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं पिछले कुछ दिनों में क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उस पर निगाह मार लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, अभी जो हमने आपसे क्रूड के बारे में बात किया था, हमारे सामने की आया है इन्फ्लेशन रोज़ 8.6% इन मई, हाईएस्ट सिंस 81। ये सब ने देखा। मैंने इसमें ये चीज़ देखा है, इन्फ्लेशन जो बढ़ा है उसमें मेनली जो है गैस एंड एनर्जी प्राइस जो है उसने मेन इसको बढ़ाने का बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है। ये इसका मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ ये डेटा। इसमें जैसे आप देख रहे हैं एनर्जी कमोडिटीज़ 50% इनका कंट्रीब्यूशन है, 50 गैस के जितने भी टाइप हैं उसका 48.7% है। फ्यूल में ऑयल का इन्होंने लिखा 106.7% है। और एक और अपना गैस सर्विसेज जो है इसका 30.2% है। इसके अलावा थोड़े बहुत फूड के प्राइसेस बढ़े उस पर है, और इनके अलावा बाकी सब नॉर्मल है, कोई ख़ास बात नहीं है, उतना चिंता करने का विषय नहीं है। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, यदि क्रूड के प्राइस गिरते हैं तो इन्फ्लेशन एक साथ बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए हमको। सेकंड, हमारे सामने एक ये और न्यूज़ आया है, ये केविन ओलियरी है जो अमेरिका के जो शार्क टैंक है उसके बहुत नामी इन्वेस्टर हैं। इन्होंने क्या कहा कि नंबर्स डोंट लाई। इनका कहना है कि देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ अ रिसेशन राइट नाउ। जब हम जो बात कर रहे थे ये बात उससे काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, एक बार बोलने तो दो। यदि हमको बोलना, हमको दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है तो हम भी मान लेंगे और बदल जाएंगे। तो सिमिलर टाइप का व्यू इनका भी है कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि कोई रिसेशन आया है। तो जब नहीं आया है तो कोई ख़ास बात नहीं है, हम क्यों दिमाग लगाएं। इनका क्लियर लिखा हुआ, देयर इज़ नो डेटा, देयर इज़ नो एविडेंस, देयर इज़ नो नंबर्स, देयर इज़ नो इंक्लिनेशन ऑन द कंज्यूमर टू स्लो डाउन येट। इतना इन्होंने स्ट्रांगली लिख करके दिया है।
और इन्होंने लिखा है कि यूएस इकोनॉमी इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन पीपल थिंक एंड देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एन इम्पेंडिंग स्लो डाउन और रिसेशन येट। अब इसके बाद में अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना सोचना है। एक ये खबर आई है सामने में बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके। आपको याद होगा मैं आप सबसे बराबर कह रहा था कि क्रिप्टो से दूर रहिए। ये वो चीज़ है जिसके अंदर में इनहेरेंट क्वालिटी कुछ भी नहीं है। आप जब स्टॉक्स को लेते हैं तो आपको बुक वैल्यू देखते हो, ईपीएस देखते हो, कंपनी की वैल्यूएशन देखते हो, बहुत सारी कहानी देखते हो। बिटकॉइन में क्या है या क्रिप्टो में क्या, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने आपसे कहा था दूर रहिए। हम अकेले नहीं हैं, इतने स्मार्ट लोग हैं, जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड में, जो बड़ा पैसा है, इनका पैसा कभी भी एक एसेट क्लास में नहीं लगता है। इसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, चाहे वो गोल्ड सिल्वर में लगाएंगे, क्रूड पे लगाएंगे, मेटल में, आपके कॉपर वगैरह में लगाएंगे, एग्री कमोडिटीज़ में भी लगाएंगे, और इसके अलावा इक्विटी में भी लगाएंगे, बॉन्ड में भी लगाएंगे, सब जगह लगाते हैं। जितने भी जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं, एक दो चार बात की बात मैं छोड़ देता हूँ, किसी ने भी क्रिप्टो के अंदर में उस तरह का अपना एक्सपोजर नहीं लिया है। इसमें मरने वाले मैक्सिमम यूथ हैं, जो नौजवान लोग हैं, स्पेशली हमारे इंडियन यूथ जो है, जिनको एकदम इसकी एक हवा सी लग गई थी कि हमको रातों रात अमीर बन जाना है। यहाँ लेते हैं बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो के अंदर में, वो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हो जाता है। तो उन सब ने तमाशा देख लिया, सारे के सारे क्रैश हो गए हैं। बहुतों के तो वैल्यू ही ज़ीरो हो गए हैं, और जो कभी उठेंगे ही नहीं, उस तरह का हाल हो गया। जिसको देखो मतलब अपना कोई ना कोई माइनिंग करना शुरू कर देता है और नया एक तो नाम निकाल के चालू कर देता है। ये सारा तमाशा चल रहा है। चाहे उसका नाम किसी ने प्लूटो रख दिया, चाहे किसी ने कुछ और रख दिया, जिसका जो दिल में आया नाम रख दिया और रख करके चालू कर दिए। इसमें से सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है वो बिटकॉइन को माना जाता है, क्योंकि सबसे पुराना वही है, सबसे ज़्यादा काम उसी ने करके दिखाया, और उसका भी कितना दुर्गति हुआ आपने देख लिया है। $65,000 का $20,000 के नीचे आ गया है। मतलब बिटकॉइन जैसा जो है सर्वाइव नहीं कर सका, 19,000 में आ गया है। बिटकॉइन या इस तरह के दो चार और क्रिप्टोज हैं, इनमें बीच बीच में बाउंस बैक आएंगे ऊपर की तरफ, लेकिन कम से कम आने वाले 2-3 साल में तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर में कोई बहुत मीनिंगफुल इसमें राइज आने वाला है। ये हर बार बाउंस आएंगे और कुछ नया करेक्शन करेंगे। जैसे पहले राइज करते थे, थोड़ा सा करेक्शन करते, फिर और राइज करते थे, अब ये रिवर्स ट्रेंड में चल रहे हैं। जब तक इनमें कोई रेगुलेशन नहीं आ जाए, जब तक इनका कोई वैलिडिटी नहीं मिल जाए, जब तक ये मालूम नहीं चल जाए कि ये एक एसेट क्लास में ट्रीट करने के योग्य है, तब तक के लिए ये कहानी चलती रहेगी। बहुतों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी में जो क्रैश आया है उसके कारण मार्केट में क्रैश है, तो ये बेतुका बात है। क्रिप्टो कोई क्रूड की तरह नहीं है, कोई डॉलर की तरह नहीं है, कोई गोल्ड सिल्वर की तरह नहीं है, जो बाकी एसेट क्लास के साथ में लिंक्ड है। यहाँ पे कोई किसी के साथ लिंक नहीं है, ये अपना ही एक दुनिया में चलता है। इसके अपने ही हम ये बोल दे तो कोई गलत बात नहीं होगा, ये सारे उल्टे पुल्टे पेमेंट्स करने के काम में आते हैं। कम से कम आज के तारीख में इसका कोई भी किसी भी गवर्नमेंट का इसका वो नहीं है ऑथेंटिसिटी कि वो पैसा देगी अपने को। जो ये सब कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्लेस चला के रखे हैं। तो इसीलिए क्रिप्टो के कारण जितने लोगों को जो शॉक लगा है, झटका लगा है, वो लोग अब संभल जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। जल्दी से वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे फिर से क्रिप्टो में डालने के लिए, तो कमाई तो उनकी सैलरी से आनी है। और फर्दर अब जो नया इन्वेस्टमेंट उनको करना है, जो क्रिप्टो में जा रहा था पिछले 6 महीने से, अब वो भी रुक जाएगा, तो उसको भी डाइवर्ट तो बाकी एसेट क्लासेस में ही होना है। तो इसीलिए ऐसा देख के लग रहा है कि अब कमोडिटी के अंदर भी मूवमेंट आना शुरू हो जाना चाहिए। जो गोल्ड सिल्वर बहुत समय से एकदम अटका पड़ा हुआ है, इनमें भी अब आना शुरू करना चाहिए। जिनको स्टॉक्स पसंद है वो स्टॉक्स लेंगे, जिनको सोना चांदी पसंद है वो लेंगे, जिनको कुछ और पसंद है वो लेंगे। लेकिन अब शायद जल्दी से नया पैसा क्रिप्टो में नहीं घुसेगा, जब तक इसमें कोई मेजर नया डेवलपमेंट नहीं आ जाए अच्छे की तरफ में। तो ये एक न्यूज़ था, मैंने आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा। तो बिटकॉइन को लेकर के जो है कोई ऐसा कहानी नहीं होने वाला है कि इसके कारण हमारे मार्केट गिर जाएंगे। ये आपके सामने है। दिसंबर 2020 के बाद पहली बार हुआ है जो $19,000 के नीचे ये आ गया है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये गिरता ही जाएगा, बाउंस बैक लेते जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने का इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है।
और ये फेड का मैंने सामने आपको इसलिए रखा, मेरे को ध्यान रहे कि जो फेड रेट का जो इन्होंने इंटरेस्ट हाइक किया है पिछले 2-3 बार, बहुत एग्रेसिवली हाइक किया है। यदि हमारे डॉलर जो है उसमें वीकनेस शुरू हो जाती है, उसका कारण क्रूड ही बनेगा। क्रूड के अंदर में कूल डाउन होगा उसका प्राइस, और वो $90 के नीचे आ जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है आने की। तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो मालूम चलेगा, मान लीजिए अभी इन्फ्लेशन यहाँ पे दिखा रखा था, ये 8.6 है। 8.6 सडनली हम लोग देखेंगे 6 के नीचे आ गया। बिल्कुल आश्चर्य मत करिएगा। तो यदि ऐसा हो गया तो फिर इनको फर्दर रेट हाइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्दर हाइक नहीं करेंगे तो मार्केट को तो बहुत अच्छा लगेगा ही लगेगा, तो वो एक और काम करेगा हमारे आगे जाने के लिए। अब एक ये थोड़ा सा दूसरे तरह का न्यूज़ है जो हमारे इंडिया से संबंधित है, वो अग्निपथ का। इसको लेके भी बहुतों को लगता है कि एक नया अड़ंगा शुरू हो गया है और इसका असर हमारे कंट्री पे पड़ेगा तो हमारे मार्केट में भी गिरेगा। ये एक नया अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से है। देखा जाए तो इसके अंदर मैं बहुत डिटेल में अपना बात नहीं शेयर करूंगा, जो छोटी मोटी सूझे उतना ही बताऊंगा। सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा उन्होंने एक प्रयास किया है। जो नौजवान युवा लोग हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, उनके हाथ में एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाए, प्लस उनको एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन हो जाए, जिससे वो आगे जब लाइफ में बढ़ेंगे, अपनी उम्र 23-25 होने के बाद यदि उनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती, फर्दर इनका एक्सटेंशन नहीं होता है और उनको ड्रॉप आउट होना पड़ता है, तो इनके पास में कम से कम हाथ में 20 लाख रुपए होंगे, प्लस 4-5 साल का तजुर्बा होगा, जो किसी भी 22 साल के बच्चे के पास नहीं होता है। ये लोगों को समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ये मेरे सामने में चार्ट है, इसमें है पहला साल उनको 30,000 का सैलरी मिलेगा पर मंथ का, फिर 33,000, इस तरह बढ़ते बढ़ते चौथे साल में 40,000 हो जाएगा। तो टोटल मिला करके जो है, जो भी अग्निवीर है उनको आफ्टर 4 ईयर्स इनको ये सैलरी के अलावा इनको 5 लाख का एक कंट्रीब्यूशन मिलेगा और 5 लाख का दूसरा मिलेगा। तो 4 साल के बाद जब इन लोग एग्जिट होते हैं इस पूरे प्रोग्राम से, तो उन लोगों को सब मिला करके 11.71 लाख सेवानिधि पैकेज का भी मिलेगा। सारे मिला के करीब 21-22 लाख हो जाएंगे। मैं बनारस गया हुआ था कल वापस आया हूँ। एयरपोर्ट में मेरे को एक सज्जन मिल गए, ऐसे मैंने उससे बात कर ली कि आपका क्या व्यू अग्नि ये जो चल रहा है पथ इसके ऊपर में। तब उन्होंने कहा कि इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता है। बोला आम जनता को समझने का मौका नहीं दिया जाता है। बोला जो अपोजिशन पार्टी होती है वो सब के अपने अपने एजेंडा होते हैं और वो गुमराह करके लोगों को दंगे फसाद करके रूलिंग पार्टी को थोड़ा कमज़ोर करने के लिए सारे काम करते हैं। बोले हमको एक चीज़ बताइए, अपने घर के अंदर में जो बच्चे होते हैं, कौन सा ऐसा बच्चा है जो 22 साल की उम्र में जब वो मैदान में उतरता है, लाइफ के मैदान में उतरता है, अपने करियर के मैदान में उतरता है, उसके पास 20-22 लाख का फंड होगा और उसको 4-5 साल का तजुर्बा होगा? कभी नहीं होता है। आजकल लोगों को 25-25 साल के उम्र निकल जाते हैं हायर डिग्रीज़ को लेने में। उसको रगड़ने के बाद उनको ऑन फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके बाद उनका सारा गेम शुरू होता है। यहाँ तो 4 साल जिनको ये एंट्री मिल गई इस स्कीम के अंदर में, 4 साल बाद जब उनका एग्जिट होगा ना, उस एग्जिट में उनके पास 2 बहुत बड़े उनके पास रहेंगे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। वो रहेगा उनके पास में फंड 22 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली और 4 से 5 साल का तजुर्बा। इसके अलावा हमारे सोसाइटी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ये सारे जा तो रहे मिलिट्री के अंदर में, तो मिलिट्री के अंदर में जाके ठीक है, इनको फर्दर एक्सटेंशन मिलिट्री में नहीं मिला, सबको तो नहीं मिल सकता है, लेकिन ये जो 75% लोग जो है वापस जब आएंगे शहर में, तो इनके पास में एक मिलिटेंट की तरह सोचने का, जो मिलिट्री के जो कैडर्स होते हैं, मिलिट्री के कैडर्स की तरह सोचने की शक्ति रहेगी, वैसा बिहेव करने का रहेगा। तो हमारे सोसाइटी के अंदर में कितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी इस तरह के अच्छे लोगों के हमारे आसपास होने से। इसके बारे भी आपको ध्यान करना चाहिए, जो कोई नहीं कर रहा है। तो ये जो चक्कर चल रहा है, ये अलटप्पू जैसे लोग हैं जो इस सब उल्टा पुल्टा कहानी कर रहे हैं। मेरे बात को कोई कैसे भी लेना चाहे, उनकी मर्ज़ी, अपना अपना व्यू है। अपना व्यू बहुत क्लियर है। सरकार की तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। जिनको जिनको मौका मिल जाए उनको चुकना नहीं चाहिए। लोग तो 4 साल के बाद छोड़ने की कहानी कर रहे हैं, हम तो बोलते हैं एंट्री तो ले लो, एंट्री मिलती हो तो ले लो, ज़िंदगी संवर जाएगी अपने आप। 20 लाख आज के ज़माने में भी किसी भी मायने में कम रकम नहीं है, किसी को कोई भी तरह का एक नया कारोबार शुरू करना हो तो।
तो ये मेरा जो है मानना है, बहुत मेरा फर्म बिलीफ है ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको लेके चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब एक बार हम अपने लेवल्स पे आ जाते हैं, जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेवल्स के अंदर में हमारा वीकली लेवल 14625 का सबसे लोएस्ट है, लास्ट है। लेकिन ये तो तब आएगा ना जब हमारा ये 15175 क्रॉस करेगा, क्योंकि हम लोग जब तक इसके ऊपर हैं 15175 तब तक हमारे कमज़ोरी नहीं है एज़ पर वीकली लेवल। दूसरा हमारा आज का डेली लेवल को देख लीजिए तो 15090 हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो यानी हमारा जो 15175 140 का जो रेंज है, जब तक हम इसके ऊपर संभाल के रखे हैं कोई असुविधा नहीं है, आराम से निश्चिंत होना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है 15100 का, या 15075 ही कर लो इसको आप। जो जितना ऊपर लेता है उसके लिए उसके नीचे के लेवल का स्टॉप लॉस बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप ऑलरेडी मंथली लेवल के लोएस्ट पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसको रिस्पेक्ट कर लिया गया है फ्राइडे को। तो हम तो एकदम लोएस्ट पॉइंट पर बैठे हैं। यहाँ से चांसेस बाउंस बैक का बहुत ब्राइट है, गिरने का बहुत कम है। इंडिकेशन पहला मिलेगा डेली लेवल से, दूसरा फॉलोअप मिलेगा वीकली लेवल से। तो दोनों के दोनों हमारे लेवल्स जो है वो 250 के ऊपर ही हैं। तो हमको कोई चिंता की बात नहीं है। और आज किसी कारण से, कोई भी कारण से आज हमारा मार्केट 15500 के ऊपर ट्रेड कर ले, टिका दे घंटे भर, तो समझ लेना ऊपर की यात्रा शुरू हो गई है। और क्लोजिंग मिल जाए इसके ऊपर तो पहला इंडिकेशन होगा कि यहाँ से हमारा इस वीक में और आगे बढ़ने की संभावना खुल जाएगी। क्योंकि हमारा वीकली लेवल भी आप देखिए 15400 के ऊपर बाई है। तो 15150 हम ऐसा पकड़ते, राउंड अप करते हैं 15150 से 15400। ये हमारा एक छोटा दायरा है ट्रेडिंग का इंट्राडे के लिए। लेकिन एक वीकली ट्रेंड का जो बात करें तो 15400 के ऊपर अप ट्रेंड है, 15150 के नीचे डाउन ट्रेंड है। तो इसको ध्यान में रख के काम करना है। फिर से याद दिलाता हूँ, लेवल पे फोकस करिए, लेवल पे ट्रेड करना सीखिए, लेवल को आप समझने का कोशिश करिए। जैसे आप इन लेवल्स को समझ जाएंगे, इनसे दोस्ती कर लोगे, आपकी ट्रेडिंग की लाइफ बहुत ही सुखद हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। जो है बैंक निफ्टी है, मैं इसको इतना महत्व नहीं दे रहा हूँ, चार्ट्स पे जाके दिखाऊंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत कम करेक्शन किया है और अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है। निफ्टी संभलेगा, ये अपने आप संभल जाएगा। और बैंक निफ्टी यदि चलता है तो ये निफ्टी को सपोर्ट कर देगा। बैंक्स के काफ़ी हैवी वेट स्टॉक्स जो हैं, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये सारे बहुत अच्छे लेवल पर ऑलरेडी आ चुके हैं। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की काफ़ी सेलिंग हुई है, क्योंकि जो FII लोगों ने माल बेचा है उनके पास तो सारे फ्रंटलाइन स्टॉक ही होते हैं। तो जिनकी पिटाई ज़्यादा हुई है वो ये सारे ही हैं। तो इसके अंदर में ये सारे उस लेवल पर आ गया। ऐसा नहीं कि HDFC बैंक कोई बैंक ही ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनकी ऑफलोडिंग के कारण नीचे हमको ऐसे भाव में मिल रहा है। इस समय आपको ध्यान रखना है, फंडामेंटल्स डजंट मैटर एट ऑल। जब हमारा बाजार तेज चल रहा था ना 2020 में, दिवाली के बाद में आपने देखा फंडामेंटल बिल्कुल मायने नहीं रखता था, बस दिमाग में तेज़ी आ गई तो चलते जा रहे हैं। अब सबके दिमाग में मंदी आ गई है तो गिरते जाएंगे। फंडामेंटल कितना स्ट्रांग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको बेचना है उसको तो बेचना है, वो तो सब बेच बाज के निकलेगा जो है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, यही मज़ा है इस बाज़ार का। इसको समझ जाओगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो सज़ा पाओगे। चॉइस आपकी है, आपको क्या लेना है। तो लेवल्स हमने आपको बता दिया है। निफ्टी को बहुत क्लोजली फॉलो करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लेवल कोई भी साइड में यदि क्रॉस कर जाता है और टिक जाता है तो समझ लेना उस तरफ की यात्रा काफ़ी हद तक श्योरिटी हो जाएगी, आगे बढ़ेगा जो है। ये है क्लियर पिक्चर। ये हमारे फ्यूचर्स के लेवल है, ये आपको सब दे दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथ में बने रहने के लिए। अच्छा लगे लाइक ज़रूर बटन दबाएं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करें। अपना तो एक ही मानना है, सबका भला अपना भला। इसी कारण से मैंने अपना चैनल फ्री कर दिया सबके लिए। अब कोई पेमेंट किसी से नहीं लेता हूँ। आप इसको देखें, लाभ उठाएं। बोलते हैं ना, सीख कर कमा कर तब हमारे पर इन्वेस्ट कर। इसी फॉर्मूला से हम काम करेंगे। तो जी भर के सीख लो, कमा लो, फिर हम नया प्रोग्राम बना लेंगे। अब हम चार्ट्स के लिए तीसरा पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, इसमें हम नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।